कितना मनोहर है, कितना सुहावना बधाई दे रहा है। संदर्भ तथा प्रसंग, संदर्भ तथा प्रसंग इतना बड़ा चैप्टर है, तो उसमें से कौन सा पैराग्राफ लिया गया है, ये बात किससे रिलेटेड कब की गई है, इसमें वो लिखते हैं। प्रसंग मतलब ये प्रसंग कब का है, ये जब जो पैराग्राफ है वो किस दौरान आया है, कहाँ तक क्या बात हो रही थी, फिर उससे रिलेटेड फिर ये पैराग्राफ बोला गया, मतलब ये चीज़ लिखते हैं। तो इससे संदर्भ क्या होता है, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईदगाह शीर्षक कहानी से उद्गृत है। यानी कि इसमें आपका कोई भी व्याख्या आती है तो उसमें आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना होता है कि यानी ये हमारी बुक से रिलेटेड है, हिंदी की बुक से रिलेटेड है, ये चैप्टर है, इसका चैप्टर का नाम ये है, इसके लेखक ये है, और हमारी कौन सी बुक से ले रखी है, क्षितिज से ले रखी है या कृतिका से ले रखी, जो कुछ भी है वो यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ईदगाह शीर्षक कहानी से उद्गृत काव्य खंड है, गद्य खंड है, क्या है, इसके लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद जी को कथा सम्राट भी कहते हैं, तो आप अपना ऐड ऑन कर सकते हो कथा सम्राट, है ना। उनकी मतलब महानता मतलब उनका प्लस पॉइंट बताते हैं, फेमस है इस हिसाब से। लेखक कहते हैं कि ईद मुस्लिमों का एक बड़ा त्यौहार है। उस समय लोगों का मन प्रसन्नता और उत्साह से भरा होता है। यानी किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है कि जब ईद का त्यौहार आया है, ये उस चैप्टर से लिया गया है, ईदगाह चैप्टर से। और लेखक ने इनमें क्या कहा है कि ईद मुस्लिमों का एक बड़ा त्यौहार है। उन जिस समय जो भी त्यौहार आता है उसमें सबका मन प्रसन्नता और उत्साह से भरा हुआ ही होता है। मन में प्रसन्नता होने के कारण प्रकृति भी उल्लास में प्रतीत होती है। यानी हम खुश होते हैं तो हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी खुश होता है, वो भी खुश दिखता है। मतलब व्याख्या, ईद के त्यौहार में, अब देखो यहाँ कितना मनोहर कितना सुहावना, जो आप पढ़ोगे लाइन उससे पता चल जाएगा। ईद के त्यौहार में के आने पर इस्लाम धर्म को मानने वालों की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि ईद का त्यौहार रमजान के पूरे 30 रोज़ों यानी उपवास के बाद आया है। चारों ओर त्यौहार की प्रसन्नता व्याप्त है। आज का सवेरा लोगों को अधिक मनोहर एवं सुहावना लग रहा है। जब त्यौहार आता है तो उस दिन सब खुशी खुशी उठते हैं, सुबह जल्दी नहाते धोते, जो कुछ भी XYZ आपकी तैयारी करते हो तो वो खुशी खुशी करते हैं सब, क्योंकि उस दिन त्यौहार होता है। पेड़ों पर कुछ नए ढंग की हरियाली दिख रही है और खेतों की शोभा भी आज अनोखी ही है। आकाश में एक विचित्र सा लाल रंग छा गया है। यानी कि जब हमारा मन प्रसन्न है तो हमको सब कुछ जो प्रकृति है, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो हमको पूरा खुशनुमा लगता है। प्रकृति में सर्वत्र हंसी खुशी छा रही है। आज का सूरज भी और दिनों की अपेक्षा अधिक प्यारा और शीतल लग रहा है, मानो सबको ईद की बधाई दे रहा हो। यानी इतना सुहावना दृश्य हो रहा है ईदगाह के जो सुबह है, ईदगाह के दिन जब सुबह सब उठते हैं तो सब खुश होते हैं, अपनी अपनी तैयारी करते हैं। कोई अपने कुर्ते में प्रेस कर रहा है, कोई अपने जूतों में पॉलिश कर रहा है, वो वाला सीन है। अब इसमें विशेष क्या लिखना होता है, देखो पहला पॉइंट लगा के लिखना होता है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानव मन की भावनाओं को कुशलता से व्यक्त करती। ये जो आप विशेषता लिखते हो, विशेष लिखते हो, ये आपका कौशल दिखता है, आपकी स्किल क्या है कि भाई आप कितना अच्छा लिख सकते हो, आप कितने अच्छे पॉइंट उसमें आपने पढ़ा, कहानी में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ा, जो भी है कहानी पढ़ी है, तो उससे रिलेटेड आपका जो माइंड है वो क्या लिख सकता है, इसमें ये लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रटाफिकेशन करके पढ़ लिया, माना वो नहीं आया, कुछ और गद्यांश आ गया, तो आप क्या लिखोगे। आपको आपके अंदर इतनी टेक्निक होनी चाहिए, इतना मतलब लेखन कार्य में इतना होना चाहिए, माइंड इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए वहाँ पर कि मैं इसमें विशेष क्या लिखूँ। तो जैसे हमने ये पढ़ा तो उससे रिलेटेड क्या लग रहा है कि मतलब प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानव मन की भावनाओं को कुशलता से व्यक्त करती है। तो आपका कोई भी प्रेमचंद इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रेमचंद जी से रिलेटेड कोई भी अगर आपका गद्यांश आता है तो आप उसमें ये लाइन ऐड ऑन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी ये खूबियाँ हैं, कौशल है, उनकी स्किल है, मानव मन की भावनाओं को, जो हमारे मन की भावनाएं होती है उसको अच्छे से व्यक्त करते हैं, उनकी वो स्किल है। सेकंड पॉइंट है, त्यौहार का उत्साह बच्चों में साफ दिख रहा है। उस टाइम क्या है, त्यौहार आता है, त्यौहार में बच्चे क्या होता है, उत्साह मतलब खुशी, तो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में खुशी होती है। तो आप ये लाइन अपने और मतलब से भी लिख सकते हैं। हृदय की प्रसन्नता ही जैसे वातावरण को मनोहर और आकर्षक बना रही, यानी त्यौहार आने से हृदय प्रसन्न है, हमारा मन खुश है, मन खुश है तो हमारा वातावरण, जो आसपास का वातावरण है वो खुशनुमा लग रहा है और अट्रैक्टिव बन रहा है ना। प्रेमचंद की भाषा में उर्दू के प्रचलित शब्दों का
प्रयोग प्रचुरता से। आप प्रेमचंद जी है, पहले उर्दू में नवाब राय नाम से लेखन कार्य करते थे ना, फिर वो हिंदी में प्रेमचंद नाम से करने लगे। तो वही है कि उनका जो उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग वो अपने हिंदी लेखन में करते हैं। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है, यानी किसी को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना, पूरा डिटेलिंग में समझाना, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। किसी भी गद्यांश में ये आप ये लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं, वर्णनात्मक शैली का, है ना। मन के भाव जैसे होते हैं प्रकृति हमें वैसी ही लगती है। इस टोटल पैराग्राफ में क्या समझाया गया है, हमारा अगर मन खुश है तो हमारे को सब वातावरण एनवायरनमेंट खुशनुमा लगेगा, और हमारा मन दुखी है तो सब कुछ सैड लगेगा, सब जगह कुछ भी मन नहीं करता है। तो ये इसकी व्याख्या है। सेकंड वाला है ख वाला, कितना अपूर्व दृश्य था एक लड़ी में पुरे हुए। अब ये सीन कब का है, यही वो आपको ये सब में लिखना है, संदर्भ और प्रसंग जो भी व्याख्या आती है, चाहे वो काव्य खंड की आती है, चाहे वो गद्यांश की आती है, आपको इसमें ये लिखना जरूरी होता है। लाइन संदर्भ और प्रसंग, यानी कि वह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईदगाह शीर्षक से लिया गया। यानी आप ऐसे भी लिखा कि प्रस्तुत जो गद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर है ईदगाह से लिया गया है। शीर्षक मतलब पाठ का नाम है ये। इसके लेखक प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद है। आपने वहाँ पर इससे पहले वाले में लिखा था कथा सम्राट, है ना, तो आप ये प्रसिद्ध कहानीकार जो आपको उस टाइम याद आए वो भी लिख सकते हो, और एक लाइन अगर दोनों याद आ रही तो दोनों लिख दो, कोई नंबर कटने वाले तो है नहीं। ग्रामीण जन ईदगाह पहुंचते हैं। अब ये क्या संदर्भ है, देखो ग्रामीण जन क्या होते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, ईदगाह पहुंचते हैं। वहाँ ये लाइन कब बोली जा रही है, क्या सीन था उस टाइम, वहाँ क्या होता है, ईद की नमाज पढ़ रहे होते हैं, नमाज अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर व्यवस्था सारी की गई होती है, सारे के सारे लाइन में बैठे होते हैं, नमाजी कतारों में खड़े यानी लाइनों में खड़े हैं। जो बाद में आता है वो पीछे लाइन में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि लाइन डिस्टर्ब कर दी और आगे चला गया, नहीं, जो लास्ट में आता है वो नमाज में, वो लास्ट में पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ धन और पद का कोई महत्व नहीं, अगर अमीर आदमी भी बाद में लेट आया तो वो पीछे लाइन में ही बैठेगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आगे सुविधा की गई है। इस्लाम की नज़र में सभी बराबर है। यहाँ होने वाली सामूहिक नमाज सभी को भाईचारे के एक सूत्र में बांधती है। यानी कितना अपूर्व दृश्य था। यह अपूर्व दृश्य कौन सा बता रहे हैं यहाँ पर, जो है ना नमाज पढ़ रहे हैं ईदगाह में जाके, वो वाला, ठीक है। अब इसकी व्याख्या देखो, कब का क्या है इसमें, ईदगाह में पढ़े जाने वाले इस अपूर्व दृश्य को और इस सामूहिक क्रियाओं को इतने बड़े स्तर पर देखने वाले के हृदय में श्रद्धा, गर्व और आनंद के भाव भर जाते हैं। यानी कि जो ईद का जो सीन है वहाँ पर, ईदगाह जो वो पढ़ रहे हैं नमाज, वो सीन इतना अच्छा लग रहा है कि सबके हृदय में श्रद्धा के भाव उमड़ जाते हैं, ठीक है। खुश हो जाता है वो देख के, ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग पारस्परिक भाईचारे के भाव से एक सूत्र में बंधे हों, जहाँ छोटे बड़े और अमीर गरीब का कोई भेद नहीं हो, वहाँ सब समान है, सब एक साथ झुक रहे हैं, सब एक साथ खड़े हो रहे हैं, है ना। वो सीन था। एक लड़ी में ऐसा लग रहा है कि एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, जैसे सारे के सारे सजदा वो करते हैं, नीचे झुकते हैं तो सब एक साथ झुक रहे हैं, सब एक साथ उठ रहे हैं, तो वो वाला सीन बहुत ही अपूर्व दृश्य था। अब इसमें विशेष क्या लिखना है, ईद की नमाज का दृश्य यहाँ लेखक ने साकार कर दिया। यानी कि इसको पैराग्राफ को पढ़ते हुए अगर पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें आपके दिमाग में अपने आप ही इमेजिनेशन बन जाएगा वो ईद की नमाज का मतलब। इस्लाम में पारस्परिक भ्रातृत्व की भावना का मूल कारण यही सामूहिक इबादत है। पारस्परिक भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना से सब लोग नहीं मिलते हैं, ईद में गले मिलते हैं, सब मिलजुल के वो नमाज भी मिलजुल के पढ़ते हैं। अब भाषा में उर्दू के शब्दों की बहुलता है। अब इसमें यही एक लाइन वहाँ पर भी आई और एक लाइन यहाँ पर भी आई, तो दोनों लाइनें जो याद है वो उर्दू शब्दों का है। आपको कैसे सेंटेंस बना सकते हो। प्रस्तुतिकरण की शैली वर्णात्मक है। अब देखो वहाँ पर भी उस पैराग्राफ में भी वर्णात्मक शैली आई और इससे पैराग्राफ में भी, क्योंकि गद्यांश में वर्णात्मक शैली होती है, ठीक है। तो आप ये व्याख्या को अच्छे से पढ़ लेना, तो आप लोगों को ये से मेन मतलब यही चीज़ है कि वो दृश्य कब का है, उसमें क्या लिखा गया, पढ़ना है कि भाई ये हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है, और इसमें जब ये सीन हो रहा था तब इसके बाद में ये सीन आया है, तो उसमें अगर आप ये लिख दोगे तो जो कॉपी चेकिंग वाला होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे ने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हुआ है, इसको पूरा नॉलेज है कि चैप्टर में क्या है। तो आप ये नंबर कहीं पर भी नहीं करते हैं। संदर्भ और लेखन जरूर लिखना होता है। ये वर्णात्मक शैली है, उर्दू शब्दों की बहुलता है, और वहाँ का जो दृश्य है, जो दृश्य यहाँ लेखक ने साकार कर दिया, कौन सा, ईद की नमाज का,
है ना। तो ऐसे अगर आप लिखते हो 4-5 पॉइंट विशेष में लिखते हो और 4-5 लाइनें इधर लिखते हो पर संदर्भ में कि किससे रिलेटेड है, जैसे आपको पैराग्राफ पढ़ के आपको सीन याद आ जाता है कि ये इस चैप्टर का है, तो आपको उस चैप्टर में जो भी बातें घूम रही है दिमाग में उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में कि भाई ये बात तब कही गई थी, तो आप पहले डायरेक्ट ये वाली लाइन नहीं लिखोगे कि भाई यहीं से ही शुरू नहीं करोगे, आप पहले वो चीज़ लिखोगे कि भाई ये चीज़ ये हो रहा था तब जा कर के ये है ना हामिद ऐसे कहता है या मीना ऐसे कहती है, कुछ भी जो है वो बाद में लाइन ऐड ऑन करके लिखते हैं कि भाई ये इससे संदर्भित है, रिलेटेड है मतलब, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना चैप्टर, आपके आराम से ये समझ में आ जाएगा। ओके बेटा।